नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले प्रोग्राम से संबंधित अभ्यास प्रश्न को। क्या है अभ्यास प्रश्न? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विलफुल डिफॉल्टर वह उधारकर्ता या गारंटर होता है जो 25 लाख रुपए या उससे अधिक की बकाया राशि वाले ऋण को चुकाने में जानबूझकर विफल रहता है। दूसरा कथन है, बड़े डिफॉल्टर से तात्पर्य ऐसे उधारकर्ता से है जिसका ऋण बकाया 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। चलिए अब इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं और इसके विश्लेषण को देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए और इसका विश्लेषण इस प्रकार है। विलफुल डिफॉल्टर वह उधारकर्ता या गारंटर होता है जो जानबूझकर 25 लाख रुपए या उससे अधिक की बकाया राशि वाले ऋण को चुकाने में विफल रहता है। अतः कथन एक सही है। बड़े डिफॉल्टर से तात्पर्य ऐसे उधारकर्ता से है जिसका ऋण बकाया 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जिसका खाता संदिग्ध या घाटे में वर्गीकृत किया गया है। अतः कथन दो सही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस इस गणतंत्र दिवस आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। पाएं दृष्टि आईएएस के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज 40% और बुक्स एवं डीएलपी 25% कम कीमत पर। यह ऑफर 26 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। चलिए बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज के प्रोग्राम का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह उत्तर में भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में असम एवं पूर्व में म्यांमार बर्मा से परिवेशित है। दूसरा कथन है, यह क्षेत्र उत्तर में दोयांग और दिखू, दक्षिण पश्चिम में बराक तथा दक्षिण पूर्व में चिंदविन नदी म्यांमार में की सहायक नदियों से विच्छेदित है। तीसरा कथन है, यहाँ की जलवायु मानसूनी शुष्क-आर्द्र है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपर्युक्त विवरण से सर्वाधिक मेल खाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी और इसका विश्लेषण इस प्रकार है। नागालैंड भारत का एक राज्य है जो देश के पूर्वोत्तर भाग की पहाड़ियों और पर्वतों में स्थित है। यह भारत के छोटे राज्यों में से एक है। नागालैंड उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार बर्मा देश से परिवेशित है। राज्य की राजधानी कोहिमा है जो नागालैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है। नागालैंड का लगभग पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। उत्तर में नागा पहाड़ियों में ब्रह्मपुत्र घाटी से सहसा लगभग 2000 फीट यानी 610 मीटर ऊंची हो जाती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर 6000 फीट यानी 1830 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। ये पर्वत म्यांमार सीमा पर अराकान प्रणाली के भाग पटकाई पर्वतमाला के साथ मिल जाते हैं तथा माउंट सरमाती में इनकी ऊंचाई अधिकतम 12,552 फीट यानी 3,826 मीटर हो जाती है। यह क्षेत्र उत्तर में दोयांग और दिखू, दक्षिण पश्चिम में बराक तथा दक्षिण पूर्व में चिंदविन नदी म्यांमार में की सहायक नदियों से विच्छेदित है। नागालैंड की जलवायु मानसूनी यानी शुष्क-आर्द्र है। वार्षिक वर्षा औसतन 70 से 100 इंच यानी 1800 और 2500 मिलीमीटर के बीच होती है तथा यह दक्षिण पश्चिम मानसून मई से सितंबर के महीनों में केंद्रित होती है। चलिए अब देखते हैं आज के अगले अभ्यास प्रश्न को। अगला अभ्यास प्रश्न है, सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स नौसेना, सिंडेक्स वायुसेना और बोल्ड कुरुक्षेत्र सेना किन देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत और सिंगापुर, ऑप्शन बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी भारत और जापान। चलिए अब इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं और इसके विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए और विश्लेषण इस प्रकार से है। भारत वर्ष 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। इनका संबंध स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा वर्ष 1819 में सिंगापुर में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने से आरंभ हुआ, जो वर्ष 1867 तक
कोलकाता से शासित एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी CECA पर वर्ष 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है वित्त वर्ष 2024 के अनुसार, जो भारत के कुल व्यापार का 3.2% है। भारत सिंगापुर का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा सिंगापुर के कुल व्यापार में इसकी साझेदारी 2.3% है। सिंगापुर आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यासों में सिम्बेक्स नौसेना, सिंडेक्स वायुसेना और बोल्ड कुरुक्षेत्र थल सेना शामिल है। सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाएं मलय, मंदारिन, तमिल एवं अंग्रेजी हैं। सिंगापुर की 3.9 मिलियन की निवासी जनसंख्या में जातीय भारतीय लगभग 9.1% या लगभग 3.5 लाख हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विजन में 2035 तक मानव युक्त चंद्र लैंडिंग तथा 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BSS की स्थापना शामिल है। दूसरा कथन है, 2024 में इसरो ने वाणिज्यिक और छोटे उपग्रह यानी SSLV प्रक्षेपण के लिए तमिलनाडु में अपने दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की नींव रखी। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए अब इसके उत्तर को जानते हैं और इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी और विश्लेषण इस प्रकार है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य का विजन। भारत की कार्यनीति में वर्ष 2040 तक मानव युक्त चंद्र लैंडिंग और वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS स्थापित करना शामिल है, जिसके लिए ऐसे भारी प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता होगी जिन्हें मौजूदा पैडों में समायोजित नहीं किया जा सकता। अतः कथन 1 सही नहीं है। रॉकेट लॉन्च पोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारत के पहले लॉन्च पोर्ट, दूसरा लॉन्च पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। तीसरे लॉन्च पैड में निम्न भू कक्षा में 30,000 टन भार वाले अंतरिक्ष यान का वहन करने की क्षमता होगी। इसे NGLV अर्ध क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM-3 यानों और स्केल अप NGLV विन्यास में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ष 2024 में वाणिज्यिक ऑन डिमांड और लघु उपग्रह SSLV प्रक्षेपणों और श्रीलंका के ऊपर डॉगलेग पैंतरेबाजी से बचने के लिए कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में इसरो के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की आधारशिला रखी गई। अतः कथन 2 सही है। चलिए अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चुनावी ट्रस्टों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन के तहत काम करते हैं। दूसरा कथन है, ट्रस्ट के माध्यम से किए गए दान पर कर कटौती नहीं मिलती। तीसरा कथन है, इस व्यवस्था में दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। चलिए अब इसके उत्तर को जानते हैं और इसका विश्लेषण देखते हैं। उत्तर है ऑप्शन डी और विश्लेषण इस प्रकार है। चुनावी ट्रस्ट के बारे में, वर्ष 2013 में शुरू किए गए चुनावी ट्रस्ट गैर लाभकारी संस्थाएं हैं जो दानदाताओं से धन एकत्र करने और उन्हें राजनीतिक दलों को वितरित करने के लिए स्थापित की गई है। इन ट्रस्टों को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 25 वर्तमान में नए कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 8 किसी भी कंपनी को इस योजना के तहत चुनावी ट्रस्ट स्थापित करने की अनुमति देती है। इन्हें कंपनी अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और आयकर विभाग दोनों द्वारा निगरानी की जाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। ट्रस्ट के माध्यम से दानदाताओं को कर में छूट मिलती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों की पहचान जनता के समक्ष पारदर्शी रूप से रखी जाती है।
दान को एकत्रित करके और विस्तृत जानकारी प्रदान करके इलेक्टोरल ट्रस्ट का उद्देश्य राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। अतः कथन 3 सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं आज के अगले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, फोनियो मिलेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी खेती पारंपरिक रूप से फुलानी जनजातियों द्वारा की जाती है। 2. इसकी खेती शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। उत्तर है ऑप्शन सी और विश्लेषण इस प्रकार है। फोनियो पश्चिम अफ्रीका जैसे घाना का प्राचीन मिलेट अथवा कदन्न है जो जलवायु परिवर्तनों के प्रति आघात सहनीयता, सुकर जुताई और जल की न्यूनतम आवश्यकता के साथ अल्प उपजाऊ भूमि में वृद्धि की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसकी अनुकूलनशीलता और पोषण मान के कारण इसे प्राय चमत्कारिक अनाज की संज्ञा दी जाती है। परंपरागत रूप से फोनियो की खेती फुलानी जनजाति द्वारा की जाती है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी घुमंतू जनजाति है। अतः कथन 1 सही है। इसकी खेती शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है और इसकी जल खपत बहुत अधिक नहीं होती है। अतः कथन 2 सही है। चलिए अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाले मैपियाटू, कोलथारी और अंगथारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी युद्ध कला, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी तीरंदाजी। चलिए अब इसके उत्तर को जानते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी और इसका विश्लेषण इस प्रकार है। इसका विश्लेषण है, मैपियाटू, कोलथारी और अंगथारी कलारी पयाटू के प्रशिक्षण के चरण हैं जो विश्व की सबसे पुरानी और सबसे वैज्ञानिक मार्शल आर्ट में से एक है। मैपियाटू में युद्ध के लिए शरीर को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कोलथारी में छोटी और लंबी छड़ियों जैसे लकड़ी के हथियारों के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अंगथारी में तेज धातु के हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये चरण व्यवस्थित प्रशिक्षण का हिस्सा हैं जो मन शरीर समन्वय पर जोर देते हैं और कलरीपयट्टू के व्यापक मार्शल आर्ट ढांचे का अभिन्न अंग है। कलरीपयट्टू 2 प्रकार का होता है, उत्तरी शैली जिसमें हथियारों और रैखिक संचलन पर जोर दिया जाता है और दक्षिणी शैली जिसमें कम हथियारों के साथ बहुदिशात्मक संचलन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेन देन पर विचार कीजिए। 1. विदेशी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण या जारी रखना। 2. प्रेषण। 3. लाभांश और ब्याज। उपर्युक्त में से कितने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत पूंजी खाता लेन देन का हिस्सा है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए और इसका विश्लेषण इस प्रकार है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA 1999 के तहत लेन देन को चालू खाता लेन देन और पूंजी खाता लेन देन में विभाजित किया जाता है। पूंजी खाता लेन देन में वे लेन देन शामिल होते हैं जो भारत में निवासियों या भारत के बाहर अनिवासियों की परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन करते हैं। इसमें विदेशी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण या जारी रखना शामिल है जो इस श्रेणी में आता है। दूसरी ओर प्रेषण और निवेश से आय जैसे लाभांश और ब्याज चालू खाता लेन देन का हिस्सा हैं जो पूंजी संचलन के बजाय व्यापार, सेवाओं और आय प्रवाह से संबंधित है। इसलिए केवल विदेशी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण या जारी रखना ही पूंजी खाता लेन देन है। चलिए अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी उत्पत्ति 72 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। 2. चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थित बौद्ध संप्रदाय महायान परंपरा से संबंधित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2।
इसका उत्तर है ऑप्शन सी। और अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। महायान बौद्ध धर्म। महायान, जिसका संस्कृत में अर्थ ग्रेट व्हीकल है, बौद्ध धर्म के संप्रदायों में से एक है। इसमें बुद्ध की दिव्यता तथा बुद्ध के मूर्ति रूप एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता है। इसकी उत्पत्ति 72 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुई और फिर इसका पूर्व में मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में विस्तार हुआ। अतः कथन एक सही है। चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थित बौद्ध संप्रदाय महायान परंपरा से संबंधित है। अतः कथन 2 सही है। चलिए अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में भागीदार देश से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों से है जिन्हें औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना शिखर सम्मेलनों, मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेने अथवा अन्य संयुक्त उपक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 2. वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राजील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के भागीदार देश के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। और आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। ब्रिक्स में भागीदार देश से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों या संगठनों से है जिन्हें सदस्यता के बिना अथवा औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना शिखर सम्मेलनों, मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेने अथवा अन्य संयुक्त उपक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राजील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के भागीदार देश के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की। अतः कथन 2 सही है। चलिए अब जानते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, और इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।